सो पहले तो आया पीयूष गोयल जी का बयान कि इंडियन स्टार्टअप्स आर नॉट क्रिएटिंग वैल्यू, दे आर क्रिएटिंग लाइफस्टाइल एप्स एंड ऑल दोज थिंग्स। सो उस पे आपका क्या कहना है? और उसके बाद दूसरा जो आया सुहेल सेठ जी का जो बयान आया वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ चढ़ के आया कि नहीं, 80% ऑफ द VC firms and startup founders are kind of fraud, they run a racket। So उस पे आपका क्या कहना है कि कोई लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बनाएंगे या कोई डेली नेसेसिटी का प्रोडक्ट बनाएंगे, कोई हेल्थ टेक का बनाएंगे, हेल्थ रिलेटेड बनाएंगे, कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट बनाएंगे, जो भी चीज बना रहे हैं वो इंडियन पॉपुलेशन के लिए। यस नाउ आप जो भी चीज बना रहे हैं वो इंडियन पॉपुलेशन को ध्यान में रख के कर रहे हैं, तो आप एक समझिए कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, और रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप जो चीज बना रहे हैं तो देयर इज नथिंग ओके। वो चीज तो एक बात हो गई, लेकिन जो पीयूष गोयल जी ने बताया कि हमें सिर्फ वहां पे नहीं अटकना है, हमें आगे जाना है। सो है कि नहीं, हमारा जो फोकस है वो डीप टेक और जो ग्लोबल इनोवेशन, AI एंड ऑल थिंग्स जो आ रहे हैं, मशीन लर्निंग, उस पे नहीं रहता है। सो वहाँ पे हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं? एज ए इकोसिस्टम, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो, उसमें सारे लोग आते हैं, फाउंडर्स भी आते हैं, आप जैसे इन्वेस्टर्स भी आते हैं, PE फर्म्स एंड ऑल, और उसके बाद गवर्नमेंट भी आता है। सो वहाँ पे हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं? किधर से ज़्यादा पुश की ज़रूरत है, आपको क्या लगता है? देखिए, इनोवेशंस आज के दिन में नहीं हो रहा है तो मैं उससे सहमत नहीं हूँ। इनोवेशन बहुत हो रहे हैं, और इनोवेशन सिर्फ मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि सिर्फ मुंबई है या दिल्ली है वहाँ पे हो रहे हैं। इनोवेशंस आप पूरे इंडिया में देखो, आज के दिन में बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे एजुकेशन सेंटर्स हैं जहाँ पे ये इनोवेशन को सपोर्ट मिल रहा है थ्रू इंक्यूबेशन। गवर्नमेंट ने पूरी की पूरी इकोसिस्टम बनाई है टू सपोर्ट सच काइंड ऑफ इनोवेशन। कि अभी जो है कि शहरों के फाउंडर्स आ रहे हैं, शहर से पैसे लग रहे हैं, शहर के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है। जो बातें हो रही कि नहीं, डिलीवरी या लाइफस्टाइल वाले जो भी ऐप्स आ रहे हैं। सो जो मास अभी भी है, अगर देखा जाए तो 80% से ज़्यादा आबादी अभी भी रूरल में है। सो क्या वहाँ के डेडिकेटेड फंड कोई ऐसा होना चाहिए जो रूरल के आइडियाज पे, रूरल के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, और उसके लिए फंडिंग का कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को या इन्वेस्टर कम्युनिटी को, पूरे इकोसिस्टम को? गवर्नमेंट ने ऑलरेडी उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ है। देखिए, आप स्टार्टअप इंडिया जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, वो कोई टीयर 1 टीयर 2 को नजर में रख के नहीं बनाया हुआ, वो पूरे के पूरे इंडिया को लेके बनाया हुआ है। क्या सच में भारतीय फाउंडर्स बस लाइफस्टाइल बेस्ड एप्लीकेशन बनाने में बिजी है, बस आइसक्रीम और चिप्स बनाने में बिजी है? क्या सच में 80% भारतीय स्टार्टअप एक रैकेट की तरीके से काम करते हैं, या उनके फाउंडर्स बस खुद के लिए लैम्बोर्गिनी और बड़े बड़े अपार्टमेंट्स खरीदने के लिए सोचते हैं? या सच में भारतीय फाउंडर्स इनोवेशन की तरफ ही सोचते हैं, वो कुछ वैल्यू क्रिएशन के लिए भी काम कर रहे हैं? इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं मिस्टर उत्पल दोषी जी। हमने उत्पल दोषी से बात किया है उनके खुद की जो कंपनी है इग्निशन कैपिटल एडवाइजर्स, उसके बारे में, वो कैसे हेल्प कर रहे हैं भारतीय स्टार्टअप्स को इनोवेट करने में, ग्रो करने में। उन्होंने खुद सेमीकंडक्टर बेस्ड कंपनी में इन्वेस्ट किया है। हमने उनसे बात किया है कि कैसे गवर्नमेंट छोटे शहरों या ग्रामीण क्षेत्रों के स्टार्टअप फाउंडर्स को या एस्पायरिंग स्टार्टअप फाउंडर्स को हेल्प कर रही है, जो वहां पे लोकल इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें इंक्यूबेशन सेंटर्स के माध्यम से। सो इन्हीं सब मुद्दों पर हमने काफी डिटेल में बातचीत की है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि एपिसोड को लास्ट तक जरूर देखें, और अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगता है तो अपने जान पहचान के लोगों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए। आइए मिलते हैं उत्पल दोषी जी से। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया। शेड्यूल वही है, मैं सारे गेस्ट के लिए यही बोलता हूँ, क्योंकि सबका इतना बिजी शेड्यूल होता है और उसमें से भी वीकेंड के टाइम पे टाइम निकालना बहुत ही बड़ी बात है। सो थैंक यू सो मच, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हम एक ट्राई करेंगे इंसाइटफुल कन्वर्सेशन करने का, तो थैंक यू सो मच। डेफिनेटली, थैंक यू सर्वेश, आपने मुझे इनवाइट किया इसके ऊपर। मैं ट्राई करूँगा कि मैं जितना कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ उतना पूरा कंट्रीब्यूशन करूँ। श्योर सर।
सो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो करंट डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि आप एक स्टार्टअप कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, इन्वेस्टर कम्युनिटी से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो इकोसिस्टम है। सो पहले तो आया पीयूष गोयल जी का बयान कि इंडियन स्टार्टअप्स आर नॉट क्रिएटिंग वैल्यूज, दे आर क्रिएटिंग लाइफस्टाइल एप्स एंड ऑल दोज थिंग्स। सो उस पे आपका क्या कहना है? और उसके बाद दूसरा जो आया सुहेल सेठ जी का जो बयान आया, वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ चढ़ के आया कि नहीं, 80% ऑफ द VC firms and startup founders are kind of fraud, they run a racket. So उस पे आपका क्या कहना है? ओके, देखिए, एक चीज़ हमें समझनी चाहिए। इंडिया में 145 मिलियन का पॉपुलेशन है। Yes. आप, इंडिया इज़ अ कंज्यूमर इकोनॉमी। आप जो भी इंडिया में बनाएंगे, जो भी इंडिया के लिए बनाएंगे, वो इंडिया में बिक जाएगा। अभी आप उसमें बता सकते हैं कि कोई लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बनाएंगे या कोई डेली नेसेसिटी का प्रोडक्ट बनाएंगे, कोई हेल्थ टेक का बनाएंगे, हेल्थ रिलेटेड बनाएंगे, कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट बनाएंगे। जो भी चीज़ बना रहे हैं वो इंडियन पॉपुलेशन के लिए। Yes. नाउ, आप जो भी चीज़ बना रहे हैं वो इंडियन पॉपुलेशन को ध्यान में रख के कर रहे हैं, तो आप एक समझिए कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, और रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप जो चीज़ बना रहे हैं तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। ओके, वो चीज़ तो एक बात हो गई, लेकिन जो पीयूष गोयल जी ने बताया कि हमें सिर्फ वहाँ पे नहीं अटकना है, हमें आगे जाना है, आगे जाना है। और इसके लिए पीछे का एक थॉट प्रोसेस मेरा खुद का भी है कि समझिए कि फ्रॉम इंडिपेंडेंस से लेके करीबन 40-50 ईयर्स इंडिया वाज कंसिडर्ड टू बी एग्रीकल्चर इकोनॉमी, कि एग्रीकल्चर पे ही ज़्यादा फोकस था। उससे जो भी निकल रहा था वो था, बाकी सब बिजनेस थे वो उससे जुड़े थे या अलग अलग बिजनेस होते थे, लेकिन वो बिजनेस बन रहे थे। 1990 के बाद में चेंज हुआ, सर्विस इकोनॉमी पे मूव हुआ। हमने सिर्फ सर्विसेज पे फोकस किया, एक्सपोर्ट पे फोकस किया, लेकिन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हुआ। एक चीज़ वहाँ पे मिस हो रही थी, वो कि सर्विस तो है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग कहाँ पे है, टेक्नोलॉजी में हम लोग कहाँ पे है। तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी के पीछे जहाँ पे चाइना ने, मैं बोलूँगा कि प्रॉब्ली नॉट जस्ट इंडिया, पूरी दुनिया से एक कदम आगे जाके उसके ऊपर ही फोकस किया और मैन्युफैक्चरिंग में जाके उन्होंने एक अपना स्थान बना लिया, वहाँ पे शायद इंडिया पीछे रहेगा। अभी जो इकोनॉमी है या अभी जो माइंडसेट है और अभी जो सपोर्ट भी मिल रहा है गवर्नमेंट से, इज टूवर्ड्स दैट कि भाई आप चेंज करो, थोड़ा थॉट प्रोसेस चेंज करो, इंडिया को भी एक ऐसी इकोनॉमी बनाओ कि वो मैन्युफैक्चरिंग में भी सेल्फ सफिशिएंट भी हो और साथ में वो ही चीज़ हम बना के दुनिया में बेच भी सकते हैं, जो आज के दिन में चाइना कर रहा है। तो ये थॉट प्रोसेस के साथ में मैं उनसे पूरा सहमत हूँ। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि सिर्फ डीप टेक होना चाहिए या सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, अ फेयर मिक्स होना चाहिए जहाँ पे दोनों चीज़ का यूज़ करेक्ट तरीके से हो सकता है। पर जब भी हम लोग बोल रहे हैं कि 80% इज़ अ फ्रॉड, सॉरी आई बेग टू डिफर दैट, क्योंकि पैसा जो लगाते हैं वो पैसा लगाने वाले, आप जब भी बात कर रहे हैं कि फ्रॉड कहाँ पे हो रहा है, इट्स नॉट अ फ्रॉड, इट्स अ वैल्यूएशन। ओके, एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स है, जैसे कि मैं एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर हूँ, ओके, मैं स्टार्टअप में पैसा लगाता हूँ। अभी मेरी जर्नी आप बोलोगे तो सीरीज ए या सीरीज बी तक है। मैं एक सिर्फ एक जर्नी बताता हूँ एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर की। तब तक में आके एक वीसी आके बोलेगा कि भाई हमें अभी, हम आगे इसको लेके जाने वाले हैं, हमें इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की ज़रूरत नहीं है, आपको जितना पैसा मिल रहा है आप ले लो और आप स्टार्टअप को छोड़ के दूसरी जगह पे पैसा लगा तो वो हमारी जर्नी होती है। वो जर्नी आगे बढ़ती जाती है, एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ, तीसरे हाथ से चौथे हाथ, इंडिविजुअल से जाके वीसी के हाथ में जाएगा, वीसी से हाथ में पी जाएगा। पी का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? इज एग्जिट। हर एक के लिए एग्जिट जरूरी है। वो जाके बोलेगा एग्जिट करेंगे हम लोग आईपीओ के रूप से। तो वो जो वैल्यूएशन गेम है, वो वैल्यूएशन गेम को जस्टिफाई करने के पीछे के जो रीजंस है, वहां पे जाके आप बोल सकते हैं कि वहां पे जो एफर्ट्स होते हैं वो शायद आपको ऐसे लगेंगे कि वो जस्टिफाई नहीं है, क्योंकि अगर जो बिजनेस, जो स्टार्टअप है वो अच्छा कर रहा है तो वो बिजनेस के हिसाब से उसका वैल्यूएशन मिलना ज़रूरी है। लेकिन आप अगर उसको एक अलग तरीके से कुछ भी
बता के अगर आप उसका वैल्यूएशन बढ़ा कर रहे हैं तो वहाँ पे तकलीफ होने वाली है, लेकिन वो तकलीफ किसको होने वाली है वो ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। अल्टीमेटली जब भी वो ही स्टार्टअप आगे एक वैल्यूएशन पे, ऐसे वैल्यूएशन पे पब्लिक में आएगा, और अगर वो स्टार्टअप अगर लॉस मेकिंग है और फिर भी उसका प्राइस एकदम बड़ा है, तो वहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स जो आईपीओ में डालेंगे वो अगर समझ के नहीं डालेंगे तो लॉस वहाँ पे होने वाला है। तो मैं कोई एक साइड से नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा आपको ओवरऑल देखना चाहिए। हम एज ए इन्वेस्टर ऑल्सो हमें भी समझना पड़ेगा कि हम कभी इन्वेस्ट करते हैं तो आप पहले उसको समझो, आप उसको जानो कि आप जहाँ पे पैसा लगा रहे हैं वहाँ पे वर्थ है या नहीं है, और जो प्राइस पे आप लगा रहे हो वो वर्थ है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो इन्वेस्टर को भी कॉशियस होना चाहिए और उससे दूर रहना चाहिए। सो जो आपका आया कि नहीं, अल्टीमेट गोल जो है वो सबका रहता है कि एग्जिट का रहता है। एग्जैक्टली। सो जो डिबेट चल रहा था वो पैनल सुहेल सेठ वाली जो चल रहे थे उसमें यही था कि जब इन्वेस्टर बैठते हैं या जब प्रेजेंटेशन होता है तो वहाँ पे ये नहीं होता है कि हम क्या वैल्यू ऐड करने वाले हैं, क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, क्या फीचर है, क्या है, सारी चीज़ें। वहाँ पे मेन कन्वर्सेशन ये होता है कि वैल्यूएशन क्या होगा और हमें एग्जिट पे कितना मल्टीफोल्ड होने वाला है। सो मैं एग्री नहीं करूंगा यहाँ पे भी, क्योंकि जब भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टर जब भी माइंडसेट ये लेके नहीं आता है कि ये कितना वैल्यूएशन है या मुझे इसका कितना वैल्यू मिलेगा। वो पहले तो वो देखता है कि वो प्रोडक्ट या आइडिया क्या है, वो लेके आने वाला फाउंडर क्या है। वो दो चीज पे ही पूरा का पूरा डिसीजन लेता है। देखिए आउटकम जो है वो आउटकम इज अ एक्सपेक्टेशन, मटीरियलाइज होगा नहीं होगा वो किसी को नहीं मालूम है। एज एन इन्वेस्टर इफ आई एम इन्वेस्टिंग, मेरा हर एक डिसीजन करेक्ट होगा या मुझे हर एक स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिटेबल एग्जिट मिलेगा जरूरी नहीं है। Yes. आप जाके, मैं आपको 100 एग्जांपल्स दे सकता हूँ, मेरे खुद में भी दे सकता हूँ और बहुत औरों में भी दे सकता हूँ कि जहाँ पे आपने जो डिसीजन लिया है, इन्वेस्टमेंट किया है, वो फेल हुआ है तो वो लॉस में भी जाता है। तो बॉटम लाइन कोई भी इन्वेस्टमेंट, आप स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ कि आप पब्लिक मार्केट में करते हैं, लिस्टेड मार्केट में करते हैं, तो लिस्टेड मार्केट में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका एक्सपेक्टेशन क्या है? प्रॉफिट बनाना है, पैसा बनाना है, सबका है। तो वो और ये कोई अलग नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा है वो सबसे ज्यादा रिस्क ले रहा है, क्योंकि ये अनलिस्टेड है, ये प्राइवेट मार्केट है। यहाँ पे एक बार पैसा लगाते हो तो जब तक आपको एग्जिट नहीं मिलती है आपका पैसा वो बिजनेस में ही लगा हुआ है। तो एक चीज कि आप लिस्टेड में डालते हो तो आज मैं डाल के कल सुबह में भी एग्जिट भी ले सकता हूँ। यहाँ पे आज मैंने डाला, कल सुबह में मैं एग्जिट नहीं लूंगा। मेरा इन्वेस्टमेंट करीबन 4 साल या 5 साल का होराइजन होता है। तो 5 साल के बाद में जब भी मैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखूंगा तो इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग फ्रॉम एन इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव। ओके, सो दूसरा जो कन्वर्सेशन क्योंकि अभी उठा है तो अभी तो चलेगा, सो है कि नहीं, हमारा जो फोकस है वो डीप टेक और जो ग्लोबल इनोवेशन, एआई एंड ऑल थिंग्स जो आ रहे हैं, मशीन लर्निंग, उस पे नहीं रहता है। सो वहाँ पे हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं एज ए इकोसिस्टम? जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो, उसमें सारे लोग आते हैं, फाउंडर्स भी आते हैं, आप जैसे इन्वेस्टर्स भी आते हैं, पीई फर्म्स एंड ऑल, और उसके बाद गवर्नमेंट भी आता है। सो वहाँ पे हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं? किधर से ज़्यादा पुश की ज़रूरत है, आपको क्या लगता है? देखिए इनोवेशंस आज के दिन में नहीं हो रहा है तो मैं उससे सहमत नहीं हूँ। इनोवेशन बहुत हो रहे हैं, और इनोवेशन सिर्फ, मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि सिर्फ मुंबई है या दिल्ली है वहाँ पे हो रहे हैं। इनोवेशंस आप पूरे इंडिया में देखो, आज के दिन में बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे एजुकेशन सेंटर्स हैं जहाँ पे ये इनोवेशन को सपोर्ट मिल रहा है थ्रू इंक्यूबेशन। गवर्नमेंट ने पूरी की पूरी इकोसिस्टम बनाई है टू सपोर्ट सच काइंड ऑफ इनोवेशन। तो इनोवेशन को सपोर्ट तो मिलता है, इसको करना है या नहीं करना है इस फाउंडर के हाथ में है। इतने सारे फाउंडर्स हैं, आप जाके देखें तो आपको मालूम पड़ेगा 3 साल 4 साल 5 साल से वो कॉन्स्टेंटली इनोवेशन पे लगे हुए हैं। तो इनोवेशन नहीं हो रहा है वो नहीं है। इनोवेशन करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको अगर दुनिया के साथ में रहना है, टेक्नोलॉजी हर रोज़ की हर रोज़ चेंज हो रही है, अगर आपको उसके साथ में रहना तो आपको कुछ तो इनोवेशन करना पड़ेगा। वो आप नॉर्मल इनोवेशन करते हो, अभी नॉर्मल इनोवेशन करूंगा तो आपको क्या लगेगा कि भाई आपने एक फूड प्रोडक्ट है,
तो फूड प्रोडक्ट में आज के दिन में एआई बोलते हैं तो हर एक चीज में एआई हो गया, टेक बोलते हैं तो हर एक चीज में टेक हो गया। आप फूड बोलोगे तो बहुत बंदा आके बोला मैं फूड टेक बना रहा हूँ, आप फाइनेंशियल्स बोलोगे तो वो बोलेगा फिनटेक बना रहा हूँ, हेल्थ बोलोगे तो हेल्थ टेक बना। टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन हर एक जगह पे समझना पड़ता है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी बनाने का काम जो करते हैं वहां पे पूरी की पूरी प्रोसेस होती है। तो डीप टेक को सपोर्ट गवर्नमेंट भी कर रही है, डीप टेक को सपोर्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी कर रही हैं, डीप टेक को सपोर्ट इवन इन्वेस्टर्स कर रहे हैं। मैं खुद भी ऐसे मान रहा हूं कि आज से लेके जो अगली पूरा 1 या 2 डिकेड है वो इंडिया का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है, एंड ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड डीप टेक एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो ऑटोमेशन से लेके आप जो भी समझोगे वहां पे पूरा का पूरा इनोवेशन चल रहा है। तो वहां पे इन्वेस्टर्स ने सपोर्ट किया हुआ है। वहां पे आप देखोगे तो बड़े इन्वेस्टर्स है, जहां पे वीसी की बात कर रहा हूँ, बहुत सारी वीसीज ऐसी है जिनका फोकस सिर्फ इसके ऊपर है कि भाई डीप टेक में इनोवेशन कौन कर रहा है, हम लोग उनको सपोर्ट करें। हमारा इंटेंशन 1 या 2 साल या 3 साल में एग्जिट लेना नहीं है या हमें रिटर्न नहीं चाहिए। हम आपको तब तक सपोर्ट करेंगे जब तक आप अपना इनोवेशन को ट्रांसफॉर्म करके पब्लिक में कमर्शियलाइज नहीं करेंगे। एट दैट पॉइंट ऑफ ए टाइम जब भी आप उसको बिजनेस में कन्वर्ट करेंगे तभी हम सोचेंगे हम एग्जिट लेंगे नहीं। तो समझिए कि एज ए इन्वेस्टर अगर आप कोई फूड प्रोडक्ट है उसमें करते हैं तो 2 या 3 साल का ऑब्जेक्टिव रहता है। तो जो डीप टेक में है वो इन्वेस्टर का होराइजन होता है 7 साल से 10 साल का। ओके ना ये कोई छोटा एक टाइम नहीं है, लेकिन वहां पे इन्वेस्टर्स का सपोर्ट मिल रहा है। तो यू हैव टू लुक एट द इकोनॉमी और यू हैव टू लुक एट द डीप टेक ऑन अ होलिस्टिक बेसिस। आप एक पर्टिकुलर पोर्शन पकड़ के अगर उसको इवेल्युएट करेंगे तो वो नहीं चलने वाला है। गॉट इट। तो एक तरीके से एक साझा प्रयास सबका जारी है, बस वो थोड़ा सा और मास लेवल पे हो और थोड़ा सा उसको और पॉपुलराइज किया जाए और एक्सेप्टेंस भी बढ़ाया जाए, रेदर देन कि बनाने के बाद वो लोकल लेवल का जो वोकल फॉर लोकल वाला है कि उसका एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए। एग्जैक्टली। दूसरा जो आपने बोला कि फूड टेक या फिनटेक या इधर जो है वो 3 साल का होराइजन लेके चलते हैं इन्वेस्टर, बट यहाँ पे डीप टेक में वो 7 to 10 ईयर्स का हो जाता है। अब फाउंडर जब आता है तो उसके लिए तो वो, क्योंकि वो सोचता है कि यार मैं जाऊं तो ऐसा एक फैंसी सा आइडिया दो जहाँ पे कि 3 साल में पैसा डबल हो रहा है या मेरा वैल्यूएशन गेम जो है वो 10 टाइम से बढ़ रहा है ताकि मुझे फंडिंग मिले। सो वहाँ पे आपको क्या लगता है कि फाउंडर्स को किस माइंडसेट से जाना चाहिए? वो वैल्यू क्रिएशन, वेल्थ क्रिएशन, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहिए या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ विद इन 3 to 5 ईयर्स एंड देन एग्जिट वाले मोड से जाना चाहिए? देखिए 2 चीज़ होती है, एंड ये जनरली इन्वेस्टर भाप लेते हैं। जब भी फाउंडर आता है, जब भी इन्वेस्टर के साथ में डिस्कशन करता है, उसका विजन समझता है, उसका आगे क्या करना है, कैसे बढ़ाना है वो समझता है, तभी उसको मालूम पड़ जाता है कि ये फाउंडर की माइंडसेट क्या है। वो 3 साल में एग्जिट लेना चाहता है, माने वो इन्वेस्टर नहीं, वो खुद भी एग्जिट लेना चाहता है कि भाई यहाँ से अभी हो गया, बिजनेस बढ़ाया, इन्वेस्टर्स का पैसा आ गया, कल के दिन में मैं खुद भी नया इन्वेस्टर ढूंढ के मैं निकल जाऊंगा। ये एक चीज होती है, ये एक टाइप ऑफ फाउंडर्स है। दूसरे टाइप ऑफ फाउंडर्स क्या है कि वो बोलते हैं कि नहीं, मेरे को कुछ करके दिखाना है, मेरे को ये बिजनेस छोड़ना नहीं है, मेरे को इसको बहुत आगे तक लेके जाना है, और उसके लिए वो डटे रहते हैं। उनको सक्सेस भी मिलती है, फेलियर्स भी मिलती है। अगर फेलियर मिलती है तो वो कुछ नया सोचते हैं उसके अंदर, लेकिन वो वहां पे ही खड़े रहते हैं और वहां से उसको आगे लेके जाते हैं। तो ये दोनों का मिक्स है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, आप इन्वेस्टर के सामने देखोगे आपको लगेगा ये इन्वेस्टर को तो 3 साल में पैसा डबल चाहिए, और मैं उसको ऐसा पिक्चर दिखाता हूं कि वो 3 साल में उसको लगेगा हाँ हो जाएगा। वर्सेस एक जो फाउंडर्स है और सामने इन्वेस्टर्स है, वो बोलते हैं कि नहीं, पेशेंस, बिजनेस चलाना और बिजनेस को एक्सपोनेंशियल बढ़ाना, ग्रोथ करना, वो 3 साल का काम नहीं है, उसके लिए आपको सालों लगते हैं। तो सालों के लिए पेशेंस अगर है, और वो सालों में फाउंडर अकेला रहेगा, वहां पे ही रहेगा, लेकिन इन्वेस्टर्स चेंज होते रहते हैं और उसकी भी इकोसिस्टम है। मैं वहां पे जाकर ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, मुझे अगर एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर मुझे जहां तक होल्ड करना है मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक कैपेसिटी हो जाती है, उसके बियॉन्ड मैं नहीं कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं एग्जिट ले लेता हूँ और कोई नए इन्वेस्टर के हाथ में चला जाता है। तो इन्वेस्टर्स चेंज होते जाता है, फाउंडर वहां पे रहता है, लेकिन फाउंडर भी इंटेंशन यही है कि मुझे भी एग्जिट लेनी है, तो वहां पे वो थोड़ा डाइसी सिचुएशन हो जाता है। सो
क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड रहा है, आप बिग फोर के साथ काम किए हुए हो, ये PwC, डिलॉयट एंड EY। सो वहाँ से जो आपका एक शिफ्ट हुआ, आप आए इधर अभी स्टार्टअप इकोसिस्टम में जहाँ पे कि सब कुछ जल्दी में चलने की होड़ है। सो वहाँ से जो लर्निंग है वो आप क्या पास करेंगे इन फाउंडर्स को मोस्टली, कि इनके लिए क्या चीज़ वहाँ से सीखना चाहिए, क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाइल गोइंग फॉर द वैल्यूएशन, गोइंग फॉर द फंडिंग, बिल्डिंग द टीम एंड ऑल? दोनों एक्सपीरियंस अलग है। देखिए, बिग फोर में मैंने जो काम किया है वो इंडियन मल्टीनेशनल्स है, फॉरेन मल्टीनेशनल्स के साथ में काम किए थे। उनकी बिजनेस इकोसिस्टम को समझने का काम कर रहा था, उनकी सप्लाई की चेन को समझने का काम कर रहा था, बिकॉज मेरा वहाँ का फोर्टे पूरा अलग था। मेरा वहाँ के था क्रॉस बॉर्डर स्ट्रक्चरिंग है, उनका जो ट्रांजेक्शन होता है इंटर कंपनी, तो उसको कैसे प्राइस करे, जहाँ पे जो उनका हेडक्वार्टर है उसको भी लॉस ना हो, रेवेन्यू या टैक्स लॉस, और जहाँ पे वो अगर इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं तो इंडियन गवर्नमेंट को भी टैक्स लॉस ना हो। तो वो पूरी की पूरी स्ट्रक्चरिंग थी, लेकिन उसमें मुझे बहुत सारी चीज़ समझने को मिली कि उनका माइंडसेट क्या होता है, वो बिजनेस को कैसे बढ़ाते हैं, कैसे चलाते हैं ना। वही लर्निंग मैंने यहाँ पे थोड़ा इम्प्लीमेंट करने का ट्राई किया, जहाँ पे मैंने फाउंडर्स के साथ में बैठ के समझने की कोशिश की कि आपको अगर बिजनेस चलाना है तो आपको कौन से तरीके के सोचना चाहिए। आप अगर सीधा ही सोचोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी के लिए 360 डिग्री में देखना है। वो 360 डिग्री में देख के आपको हर एक ट्रांजेक्शन या हर एक बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है, उसके लिए क्या करना ज़रूरी है, क्या नहीं है। रेगुलेशंस रहते हैं तो रेगुलेशंस को आप कैसे सपोर्ट करोगे, वो सब चीज़ मिला के जो मुझे मिला, तो मुझे दोनों साइड का बेनिफिट मिल गया। मुझे वहाँ से कॉर्पोरेट के साथ में काम करने का बेनिफिट मिल गया, तो वहाँ से कॉर्पोरेट क्या सोचते हैं वो समझने को मिला। यहाँ पे मैंने जब भी स्टार्टअप फाउंडर से काम करने का चालू किया, तो स्टार्टअप फाउंडर से मुझे वो समझने का मिला कि एट ए लोअर स्केल, देखिए वो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, एस्टैब्लिश हैं, जब भी उन्होंने चालू किया रहेगा सालों पहले तो वो भी छोटे थे, तो छोटे से बड़े हुए हैं। यहाँ पे इनको आज के दिन में शुरुआत कर रहे हैं, उनको भी बड़ा बनना। तो वो जो वहाँ की मेरी लर्निंग है वो मैं यहाँ पे इम्प्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे आज के दिन में टचवुड पर बहुत सारे फाउंडर्स के साथ में मैं क्लोजली वर्क कर रहा हूँ, और हर एक एरिया में। ऐसा नहीं है कि वो डीप टेक में है, कोई फूड में है, कोई ड्रोन्स में है, कोई एक लाइफस्टाइल में है। तो हर एक चीज़ अलग अलग है, लेकिन हर एक फाउंडर का अपना एक विजन है, और वो विजन के साथ में मेरा अलाइनमेंट हो रहा है, तो काम करने में मुझे मज़ा आ रहा है। तो मेरा पूरा एक ट्रस्ट है, एक फेथ हो जाता है कि नहीं, मुझे मालूम है कि ये बंदे आगे लेके जाएंगे, इसको बड़ा करेंगे, और बड़ा करेंगे तभी वो सिर्फ अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो इंडिया के लिए काम कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग। सो 20-21 साल का आपका करियर रहा, उसके बाद स्टार्टअप की तरफ मूवमेंट हुआ, ऑल्दो इन्वेस्टर मोड में हुआ। सो ये ट्रांजिशन कैसे था, प्लान्ड था, कब सोचा, क्यों सोचा? ओ इंटरेस्टिंग, ये मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा हुआ है। इनफैक्ट मेरे बहुत सारे कलीग्स ने भी पूछा कि भाई तू तो, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो अभी यार तू टैक्स और ये सब छोड़ के सडनली स्टार्टअप में कैसे आ गया? तो ये करीबन आप समझो कि 2015 की बात है। संजय मेहता, इज द फाउंडिंग पार्टनर ऑफ 100x VC, एंड वो फ्रेंड भी है। तो मैं उससे समझने की कोशिश कर रहा था कि भाई आप करते क्या हो, आप एंजल इन्वेस्टर, तो एंजल इन्वेस्टर में क्या होता है? तो उसने मुझे बताया कि एंजल इन्वेस्टर माना आप अर्ली स्टेज में जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं उनको सपोर्ट करो विद अ कैपिटल, आप इन्वेस्ट करो। आपको अगर एक्टिवली इन्वेस्ट करना है, एक्टिवली सपोर्ट करना है, तो एक्टिवली भी सपोर्ट कर सकते। तो मैं थोड़ा वो समझ रहा था, मैंने करीबन 1 साल लिया समझने के लिए। फिर मैंने डिसीजन लिया कि हाँ चलो कुछ तो चालू करते हैं, कुछ तो नई चीज़ हो रही है। बिकॉज कैपिटल मार्केट में मैं तभी भी इन्वेस्ट करता था, लेकिन वो क्या हो जाता है कि आप एक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, फिर आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। कल के दिन में ग्लोबली कुछ मूवमेंट हो गया या इंडिया में कुछ मूवमेंट हो गया, मार्केट अप एंड डाउन होता है, तो वो वॉलेटिलिटी पे आपका कंट्रोल नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही थी कि आप फाउंडर के साथ में एक्टिवली, अपार्ट फ्रॉम कैपिटल, आप एक्टिवली उसके साथ में इन्वॉल्व हो, आप उसको सपोर्ट करो, उसको जो भी चीज़ है वहाँ पे आप उसको समझाओ या आपका कंट्रीब्यूशन दो। तो ये एक अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। मैंने बोला कि ये बिजनेस वो कर रहा है, लेकिन मैं अगर उसको एक्टिवली सपोर्ट कर सकता हूँ कुछ भी तरीके से,
पैसा तो मिलेगा, पैसा मैं भी दे रहा हूँ, लेकिन पैसे के अलावा मैं अगर उसको कुछ सपोर्ट कर रहा हूँ तो वो मेरे लिए एक किक थी कि ये मुझे करना है। तो मैंने वहां से चालू किया करीबन 2016 से। ओके। आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, स्लोली स्लोली बिल्डअप किया। 2022 आया, मैंने सोचा अभी बहुत हो गया, मीन्स मुझे अभी कुछ तो कॉर्पोरेट लाइफ से निकलना। बाहर निकलना है। औरों के लिए बहुत कर चुके हैं, खुद के लिए कुछ करते हैं। इतने स्टार्टअप्स हैं, तो वो स्टार्टअप इकोसिस्टम में मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूँ तो मुझे करना है। तो वो ही माइंडसेट से मैं वापस आया। वापस संजय से ही बात की, तो संजय ने बोला तेरे पास दोनों एक्सपीरियंस है, तूने स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, तूने कॉर्पोरेट के साथ में काम किया, तो तू यहाँ पे आ जा। यहाँ पे एक इकोसिस्टम हम लोग डेवलप कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग कॉर्पोरेट्स हैं उनको हेल्प कर रहे हैं टू आइडेंटिफाई स्टार्टअप्स जिनके साथ में उनकी सिनर्जी है। ओके। जहाँ पे कॉर्पोरेट्स का इंटेंट है कि हम स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेंगे बिजनेस के तरीके से और फाइनेंशियल भी। ओके। तो मेरा पूरा पूरा जो जॉब था वो था कि कॉर्पोरेट्स के साथ में काम करो, उनको अच्छे वाले स्टार्टअप्स उनके बिजनेस के हिसाब से सिनर्जी होती है वो ढूंढ के दो और उनको हेल्प करो वो इन्वेस्टमेंट करने में। ओके। तो जो है था वो हम लोग ने चालू किया था कॉर्पोरेट वेंचर कैपिटल, जो मैं वहाँ पे लीड कर रहा था। ओके। तो मैंने वहाँ पे कॉर्पोरेट्स के साथ में काम किया। फिर आगे जाके मैंने सोचा कि अभी कुछ खुद का किया जाए। तो लास्ट ईयर मैंने डिसाइड किया कि चलो अभी मैं एक स्टेप आउट करता हूँ। एंड संजय की भी थोड़ी हेल्थ का इशू था, तो वो करके हम लोग ने बोला कि चलो अभी इसको स्टॉप करते हैं। तो मैंने देन डिसाइड किया कि मैं खुद का चालू करूँगा। तो मैंने इग्निशन कैपिटल एक एडवाइज़र करके चालू किया, जहाँ पे मैं मेरे साथ में इन्वेस्टर्स हैं। ओके। तो वो मुझे सपोर्ट करता है, तो मैं आइडेंटिफाई करता हूँ अपॉर्चुनिटी, मैं उनके साथ में प्रेजेंट करता हूँ। अगर वो कन्विक्शन लगे, सब लोग कन्विंस होते हैं, तो मेरे साथ में वो भी इन्वेस्ट करता है। ओके। तो मैं लीड इन्वेस्टर हूँ वहाँ पे, वो मेरी एक सिंडिकेट होती है। मैं स्टार्टअप्स को भी हेल्प करता हूँ, उनको एडवाइस करता हूँ, उनको अगर बढ़ना है आगे, बहुत अलग अलग तरीके से होता है। आज के दिन में आप समझिए कि D2C ब्रांड है, कोई फूड ब्रांड है या कोई कॉस्मेटिक ब्रांड है, लाइफस्टाइल ब्रांड है, जिसको आगे बढ़ना है, उनको कनेक्ट करना है। वो बोल रहे हैं कि हमें क्विक कॉमर्स में जाना है, तो क्विक कॉमर्स में कैसे जाओ, सेल्स को कैसे बढ़ाओ। तो वो सब के लिए मैंने पूरा का पूरा एक सेटअप बनाया है, तो वहाँ पे मैं सपोर्ट करता हूँ। तो ये मेरा पूरा का पूरा जो है, अभी मैं 100% आपको बोलूँ कि 100% मैं कभी किसी और के लिए काम कर रहा था, आज के दिन में मैं खुद के लिए काम कर रहा हूँ। लेकिन मैं जो फाउंडर्स के साथ में काम कर रहा हूँ, उसका जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो मुझे शायद वहाँ पे नहीं मिल वहाँ रहा पे नहीं मिल रहा था। नाइस। सो आप जब इन्वेस्ट करते हो तो आपका एक तो कॉर्पोरेट साइड का एक्सपीरियंस है ही, वहाँ पे भी टीम के साथ काम किया होगा, टीम बनाया होगा, सारी चीज़ें होंगी। अब जब आप इन्वेस्टर एज ए इन्वेस्टर टेबल पे बैठते हो, फाउंडर प्रेजेंटेशन देते हैं, सारी चीज़ें बताते हैं, सो वहाँ पे आप सबसे ज़्यादा क्या देखते हो? आइडिया, टीम, या जो बंदा है उसमें पैशन कितना है, वो हंगर कितना है? देखिए, हम लोग अर्ली स्टेज पे इन्वेस्ट करते हैं ना। अर्ली स्टेज पे अगर मैं आपको बोलूँ तो स्टार्टअप के पास बिजनेस रहेगा नहीं ही रहेगा, आइडिया होता है, फाउंडर का पैशन होता है और विजन होता है। तो सबसे बड़ा जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है वो फाउंडर पे होता है। अगर फाउंडर अच्छा है तो बिजनेस को आगे बढ़ाएगा, वो कन्विक्शन हो जाता है उसके साथ में जब भी बात करते हैं, समझते हैं तब। ओके। लेकिन फाउंडर में कुछ डाउटफुल है और बिजनेस आइडिया अच्छा है, तो वहाँ पे थोड़ा झिझकना पड़ता है, क्योंकि एक अच्छा फाउंडर और अच्छा आइडिया बिजनेस को कहाँ पे भी ले के जा सकता है। लेकिन दोनों में से एक चीज़ में अगर कमी है तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए। तो मैं पर्सनली क्या देखता हूँ, मैं दोनों चीज़ का मिक्सचर देखता हूँ। ओके। मैं देखता हूँ कि फाउंडर क्या है, फाउंडर की कैपेबिलिटी क्या है, फाउंडर का विजन क्या है। जब भी मैंने अभी बताया कि मैं जब भी बात करता हूँ मुझे लगेगा कि फाउंडर का विजन ये है कि 3 साल में ये बिजनेस को एक बेच के निकल जाएंगे, तो मैं वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। लेकिन जहाँ पे मुझे मालूम पड़े कि ये फाउंडर का विजन बहुत बढ़िया है, उसको ये बिजनेस को आगे लेके जाना है, उसको कुछ नया सा कंट्रीब्यूट करना है, कुछ नया सा उसने आइडेंटिफाई किया है, तो वो आइडिया देखता हूँ, वो फाउंडर देखता हूँ और उसकी रिलेटेड मार्केट देखता हूँ। चलो आइडिया अच्छा है, फाउंडर अच्छा है, लेकिन वो आइडिया और वो प्रोडक्ट के लिए अगर मार्केट ही नहीं है तो बिजनेस कैसे बढ़ेगा। तो एक के बाद एक लेयर होते हैं कि पहला होता है कि फाउंडर्स,
दूसरा होता है उसका आइडिया, तीसरा होता है कि वो आइडिया के लिए मार्केट है या बिजनेस है या नहीं है, और चौथा है कि वो स्केल होता है, तो स्केल होने के बाद में एक लेवल पे मैं पैसा लगाता हूं तो उसका रिटर्न कितना मिल सकता है, पोटेंशियल है, और वो ऑब्जेक्टिव हर एक इन्वेस्टर का है और होने वाला है, और उसमें कोई भी चीज गलत नहीं है। जब भी मैं बोलूंगा कि मेरा एग्जिट क्या हो सकता है, होगा नहीं होगा मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन वो मेरे दिमाग में होना चाहिए, होना तो चाहिए, क्योंकि पैसा तो मैं मेरा खुद का लगा रहा हूँ। यस यस यस। तो अगर मैं पैसा किसी और के हाथ में देता हूँ तो वो मुझे कैसे वापस मिलेगा, वो भी मेरा एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे जो भी डिसीजन होता है वो मैं लेता हूँ। ओके, सो जैसा अपना कन्वर्सेशन हो रहा था, पहले भी हो रहा था, कि बहुत बार जो फर्स्ट टाइम फाउंडर्स होते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि एक्चुअल में जो इन्वेस्टर है वो देखना क्या चाहता है, क्योंकि बहुत सारे कोल्ड ईमेल, कोल्ड पिचेस जाते हैं, डायरेक्ट इंटरेक्शन हुआ नहीं रहता है इन्वेस्टर से, कभी मीटिंग फेस नहीं करी है। सो मैं बात कर रहा हूँ टीयर 2 एंड बियॉन्ड वालों की। शहर में मतलब टीयर 1 में तो ये है कि एक फाउंडर दूसरे के लिए रीच कर रहा है तो वो थोड़ा सा कम्युनिटी में ले लेता है कि भाई क्या चलता है, कैसे चलता है, एंड ऑल दो स्टफ। सो जो ये भारत वाले फर्स्ट टाइम फाउंडर्स है, उनको थोड़ा सा अगर आप क्लैरिटी दे कि नहीं एक्चुअल में जब पिच आप लोग देखते हो, कन्वर्सेशन तो बाद में आता है, प्रोडक्ट एंड सारी चीज़ें तो बाद में आती है, बट जब पिच आता है तो पिच में आप लोग क्या देखते हो, किसके बेसिस पे कन्वर्सेशन होता है? देखिए, मैंने बताया वही रिपीट कर रहा हूँ, एक तो फाउंडर देखते हैं और एक तो आइडिया देखते हैं। अभी आप मुझे हर रोज़ के समझिए करीबन 5 से 6 डेक आते हैं और मैं देखता रहता हूँ। अभी उसमें से मुझे कन्विक्शन होना चाहिए। अभी बहुत सारी चीज़ ऐसी आती है कि आप एक डॉक्यूमेंट बना के मुझे भेज देते हैं और आप मुझे बोलते हैं ये मेरा आइडिया है, तो ऐसे नहीं होता है। आपको पूरा थॉट थ्रू प्रोसेस होना चाहिए। आप फाउंडर हो, आप एक विजन लेके चल रहे हो, आपने एक आइडिया ढूंढा है, आपने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट ढूंढा है जिसका आप सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करो, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो वो आपको पूरा एक बनाना पड़ेगा। मैं इसको आप अगर बताने को जाऊंगा तो पूरा 1 घंटा उसमें ही चला जाएगा, लेकिन बहुत सिंपली बताता हूँ। तो आपका विजन और आपका पैशन अगर मैच करता है तो पूरा का पूरा आप जो प्रेजेंटेशन करना चाहते हो वो होता है। लेकिन उसके लिए आप अप्रोच किसको करोगे? देखिए, टीयर 1 में बहुत इजी है, इकोसिस्टम एकदम प्रिवेलेंट है, सबको मालूम है क्या हो रहा है, आपको मालूम है किसको अप्रोच करना है। ये जो है टीयर 2 टीयर 3 में थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको मालूम नहीं है, विजिबिलिटी नहीं है कि किसको अप्रोच करना चाहिए। और मैं गया हूँ, मैंने हुबली में गया हुआ हूँ, ये साइड गुजरात में गया हूँ, ये साइड झारखंड में गया हूँ, तो मैंने वो चीज़ देखी है कि वो फाउंडर्स को मालूम नहीं है कि किसको अप्रोच करना है, कैसे अप्रोच करना है, तो वो एक स्ट्रगल है। तो उसके लिए भी आपको एक मैथडोलॉजी होनी चाहिए। पहले आपको समझना पड़ेगा कि आप इन्वेस्टर के पास क्यों जाना चाहते हैं और कौन से इन्वेस्टर के पास जाना चाहते हैं। अभी अगर आप फिनटेक बनाते हो और मैं फिनटेक में इन्वेस्ट ही नहीं करता हूँ, लेकिन आप मेरे पास आके फिनटेक सेल करोगे तो मैं ना बोल दूंगा। तो आपको पहले तो आपको टारगेट इन्वेस्टर, जैसे आप टारगेट मार्केट देखते हो एज अ फाउंडर, आपको टारगेट इन्वेस्टर को समझना है। वो इन्वेस्टर्स को समझने के बाद में आपको थोड़ा उनके लिए भी रिसर्च करना पड़ेगा, उनको अप्रोच करना पड़ेगा। आप किसी को सिर्फ एक ईमेल, कोल्ड ईमेल भेज के नहीं बोल सकते कि ये मेरा आइडिया है, मुझे पैसा चाहिए, आप मुझे फंडिंग करो। 90% ऑफ टाइम मैंने ये अप्रोच देखा है, तो वो नहीं होता है। आपको थोड़ा वार्म अप बनाना पड़ेगा, आपको उनको बताना पड़ेगा कि ये आइडिया है, ये प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, मैंने यहाँ से यहाँ तक किया है, मेरे हिसाब से ये बहुत आगे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मुझे आपका टाइम चाहिए डिस्कशन करने के लिए, मुझे आपका टाइम बताने के लिए चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। वहाँ से शुरुआत होनी चाहिए और वहाँ से जाके आपको इन्वेस्टर के साथ में उनका टाइम लेना है, वहाँ से डिस्कशन करके उनका कॉन्फिडेंस लेना है, एक उनको कन्विक्शन होना चाहिए। अगर इन्वेस्टर वो 10 मिनट, 15 मिनट या आधा घंटा आपके साथ में स्पेंड करता है और उसमें से उसको कन्विक्शन आता है, तो समझिए कि आपका नेक्स्ट डोर ओपन हो रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, और वहाँ से जाके आप इन्वेस्टमेंट पिच करोगे। वहाँ पे अगर आपका हो गया तो आपको फंडिंग मिलेगी। पर आप सिर्फ कोल्ड ईमेल्स भेजते रहोगे तो समझिए कि 90% ऑफ टाइम या आपको ना बोल देंगे या आपको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा। तो ये पूरी थॉट प्रोसेस आपको समझनी है कि जैसे आप अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए कैसे प्लान करते हैं, वैसे आपका ही आइडिया इन्वेस्टर के पास लेके जाने के लिए भी आपको एफर्ट करना पड़ेगा, ये स्ट्रक्चर्ड मैनर में करना पड़ेगा। ओके, सो अगर इसको मैं थोड़ा सा समराइज करने का कोशिश करूँ तो बेसिकली
कोई भी जब स्टार्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं से कोई प्रॉब्लम या सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई किया है। सो आइडेंटिफाई किया है तो उसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, आप कैसे सॉल्व कर रहे हो या आपका उसको सॉल्व करने का विजन क्या है उसको करो, उसके पीछे का थॉट प्रोसेस लिखो, मार्केट पोटेंशियल या मार्केट अपॉर्चुनिटी कितना है उसको एक्सप्लेन करो, और आगे आपको क्या लगता है कि उसमें से आप कितना कैप्चर कर सकते हो। अगर एक बार ये बन गया, इसको डॉक्यूमेंट बना लिया, आप जब ईमेल भेज रहे हो सामने इन्वेस्टर को, जो प्रोस्पेक्ट इन्वेस्टर हैं या किसी कम्युनिटी के भी मेंबर से हेल्प लेना चाहते हो, दूसरे फाउंडर्स को भी भेज रहे हो, तो उनको ये सारी चीज़ें भेजो। और रेदर देन डायरेक्टली आस्किंग फॉर हेल्प और इन्वेस्टमेंट, टेक टाइम टू हैव डिस्कशन अ शॉर्ट कन्वर्सेशन, जहाँ पे कि आप उनको ब्रीफ कर सको। कभी कभी होता क्या है कि जो आप लिखना चाह रहे हो या बोलना चाह रहे हो तो वो डॉक्यूमेंट से निकल के नहीं आता है, उसको एक्सप्लेन कर लो, एंड देन उसके बाद अगर लगता है कि कन्वर्सेशन थोड़ा सा सही बैठ रहा है, देन आस्क फॉर फंडिंग एंड देन गो फॉर डिटेल कन्वर्सेशन। 70% ऑफ टाइम है ना, आप जो बताना चाहते हो वो आपका डॉक्यूमेंट में आता नहीं है, जो हमें पिच डेक बोलते हैं। तो पिच डेक में भी आप अगर मुझे 30 स्लाइड 40 स्लाइड बना के भेजोगे तो कोई इन्वेस्टर के पास पेशेंस नहीं है। आप सिर्फ 10 रिलेवेंट स्लाइड बनाइए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, सॉल्यूशन क्या है, मार्केट क्या है, आपका प्लान क्या है, आपका विजन क्या है और आपके साथ में टीम क्या है। ये आपने अगर 10 स्लाइड में कैप्चर कर दिया और फिर आप इन्वेस्टर को भेजो या किसी को भी पीयर को भी भेजो, अपॉर्चुनिटी ये लो कि ये मेरा जो है, मुझे आपका व्यू चाहिए, मुझे आपसे समझना है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या गलत है। तो इन्वेस्टर को आप इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से मत देखो, आप इन्वेस्टर को मेंटर के पर्सपेक्टिव से देखो, जो आपको आपका मिरर बताएगा। इन्वेस्टर आपका मिरर बनेगा, इन्वेस्टर आपका देखेगा और आपको बताएगा कि आप सही जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, आपको क्या करने की जरूरत है, क्या नहीं करना चाहिए। वो बेसिस पे अगर विद इन दैट अगर उसको इन्वेस्टर को समझ में आया कि नहीं यहाँ पे अच्छा है, ये बहुत अच्छा कर रहा है, तो इन्वेस्टर सामने से बोलेंगे चलो मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, साइमल्टेनियसली मैं आप में इन्वेस्ट करने के लिए भी तैयार हूँ। तो ये थोड़ी जो चीज़ है वो समझनी पड़ेगी और उसके ऊपर काम करना है। अच्छा, और ये फंडिंग के बारे में सोचना कब चाहिए, कब से शुरू करना चाहिए? बहुत सारे तर्क आते हैं कि नहीं आपने MVP बना लिया उसके बाद से भी इन्वेस्टर को रीच आउट कर सकते हो, आइडिया आ गया, कंसेप्चुअलाइज कर रहे हो, वहाँ पे भी आप जाके डिस्कशन कर सकते हो, या आपका आ गया, आपका फर्स्ट रुपी ऑफ रिवेन्यू आ गया तब वहाँ पे कर सकते हो, या आप थोड़ा सा ब्रेक इवन की तरफ अप्रोच कर रहे हो तब। आपके हिसाब से अगर एक पूछा जाए तो सही समय क्या है जबकि आपको फंडिंग के बारे में सोचना चाहिए और उसके बाद देन कन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहिए? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और उसका आंसर भी थोड़ा ये रहेगा कि आप कर क्या रहे हो। ओके। आप बोल रहे हो कि मैं एक D2C ब्रांड बना रहा हूँ, मैं एक फूड ब्रांड बना रहा हूँ, तो फूड में आप क्या कर रहे हो, आपके कॉम्पिटिटर्स कितने हैं। कोई भी इन्वेस्टर ये चीज़ देखेगा कि अगर वहाँ पे ऑलरेडी 1000 प्लेयर है और आप उसके ऊपर एक और प्लेयर होता तो आपके पास मार्केट कितनी है, आपके पास बढ़ने का कितना है, तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि आप मुझे बताओ कि आपका सेल्स कहाँ तक हुआ। अभी आप डे 1 पे जाके उनको बोलोगे कि भाई ये है और इन्वेस्टर को मालूम है कि यहाँ पे और 1000 प्लेयर ऑलरेडी है, तो बंदा ना बोल देगा। लेकिन आप कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हो कि जहाँ पे कुछ एक आइडिया है, डीप टेक की बात कर रहे हैं, तो डीप टेक में डेवलपमेंट स्टेज बहुत लंबा रहता है। तो वहाँ पे आप इन्वेस्टर के पास प्रॉपर आइडिया लेके जाते हो तो इन्वेस्टर बोलेगा हाँ लेके जाओ पैसा, आई विल इन्वेस्ट टिल द टाइम ये कमर्शियलाइज नहीं होता। और कमर्शियलाइज होके जब भी हम बेचने का चालू करेंगे तभी मैं मेरा पैसे के बारे में सोचूंगा कि मुझे रिटर्न क्या मिलेगा, लेकिन तब तक मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। अभी फाउंडर्स के पर्सपेक्टिव से देखें कि उनको कैसे अप्रोच करना है, कभी अप्रोच करना चाहिए, मेरा थॉट प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है। मैंने एक सेट बनाया हुआ कि जैसे मैं सोचता हूँ कि एक फाउंडर को पहले तो अपने खुद के बलबूते पे करना चाहिए कि भाई मैं बूटस्ट्रैप हूँ। जनरली ये सब लोग बोलते हैं कि हम लोग बूटस्ट्रैप हैं, माने मैंने खुद का पैसा लगाया हुआ। सेकंड में सोचता हूँ कि जब भी आप बूटस्ट्रैप हो, आपने खुद का पैसा लगाया जो है, अभी आपको लग रहा है कि अभी मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो आपको स्टेज देखना चाहिए कि आपने क्या किया है। आप सिर्फ आइडिया स्टेज पे हो या आइडिया से MVP हुआ है, प्रोटोटाइप हुआ है, प्रोटोटाइप से आगे जो है कि कमर्शियलाइज हुआ है, रेवेन्यू बनने का चालू हुआ है। ये अलग अलग स्टेजेस होते हैं। जब तक रेवेन्यू का स्टेज नहीं होता है या जब तक MVP का स्टेज नहीं होता, जब तक वैलिडेशन नहीं होता है, आपने जो बनाया उसका वैलिडेशन होना चाहिए, तब तक एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स के पास नहीं जाना चाहिए। दिस इज माई आइडिया। ओके। तब तक आपको क्या करना चाहिए, पहले खुद का पैसा लगाया हुआ है, गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स बनाई हैं, बहुत सारी ग्रांट्स दे रहे हैं, ट्राई कीजिए कि आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं।
थर्ड चीज है कि फ्रेंड्स एंड फैमिली बोलते हैं आप जो कर रहे हो वो आपको सबसे पहले कौन देखता है? एक्सटर्नल इन्वेस्टर लाइक मी? नो, मुझे कुछ मालूम नहीं कि आप क्या कर रहे हो, कौन से एरिया में कर रहे हो, राइट? लेकिन आपका जो फ्रेंड्स एंड फैमिली है, आपका इंटरनल सर्कल है, उनको मालूम है आप क्या कर रहे हो। अगर उनको विश्वास है, अगर उनको भरोसा है कि आप कुछ कर सकोगे, तो आप उनको अप्रोच करो, फंडिंग उनके पास से लो। उसके बाद में अगर आपने कुछ थोड़ा बिजनेस बना दिया, आपने सोचा कि हाँ अभी बढ़िया चल रहा है और आपके पास कुछ रेवेन्यू है, कुछ प्रॉफिट है, जहाँ से आपको अभी बिजनेस को और आगे बढ़ाना है, तो दो अप्रोच आ गया। अभी ये क्रॉस रोड होता है, ग्रोथ एरिया हो गया कि जहाँ से आप एक्सटर्नल इन्वेस्टर को अप्रोच कर सकते हो, या आप सोचते हो कि नहीं अभी भी टाइम है, तो आप डेट उछालो, डेट आपको मिलती है, आप वो ले लो, कंसिडरिंग कि मेरी कैपेसिटी है कि मैं डेट को रीपेमेंट कर सकता हूँ, इंटरेस्ट में पे कर सकता हूँ, मैं लोन लेता हूँ तो लोन को भी मैं रीपे कर सकता हूँ। अगर वो कैपेसिटी है तो ठीक है, नहीं है तो एट दैट इज द पॉइंट when you have to approach investors. But till that time I am of the personally of the view, depending on आप क्या कर रहे हो उसके बेसिस पे आपका स्टेज होना चाहिए इन्वेस्टर को अप्रोच करने का। एवरी आइडिया कैन नॉट गो टू इन्वेस्टर विथ जस्ट एन आइडिया। आपको आइडिया को थोड़ा आगे बढ़ाना है, आपको देखना है कि वो आइडिया क्या है, उसके बाद में आप इन्वेस्टर्स को अप्रोच कर सकते हो। ओके, सो आपको क्या लगता है कि मतलब फंडिंग जरूरी है, या सबको फंडिंग के बारे में सोचना चाहिए, या बूटस्ट्रैपिंग से भी काम चलाया जा सकता है, सेल्फ फंडिंग से भी काम चलाया जा सकता है? मैं आपको एक रिवर्स एनालॉजी देता हूँ। मैं सोचता हूँ कोई भी आइडिया मैं देखता हूँ या कोई भी प्रोडक्ट देखता हूँ, सॉल्यूशन देखता हूँ, तो मैं पहले वही क्वेश्चन करता हूँ कि ये बिजनेस जो आप बना रहे हो, क्योंकि हर एक चीज बिजनेस है, ये बिजनेस है, वो बिजनेस है माने बिजनेस बिजनेस, तो ये रूटीन बिजनेस है या यहाँ पे कुछ ऐसा इनोवेशन है जो हम लोग स्टार्टअप्स में एक्सपेक्ट करते हैं। तो एवरी स्टार्टअप इज अ बिजनेस, बट एवरी बिजनेस इज नॉट अ स्टार्टअप। माने हर एक स्टार्टअप बिजनेस करता है, बट हर एक बिजनेस स्टार्टअप नहीं है। तो आपको पहले तो वो सोचना है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो वो जो रूटीन है, मैं आपको एक सिंपल चीज बोल रहा हूँ कि आपने कुछ ऐसा सोचा कि चलो मैं एक ग्रोसरी स्टोर ओपन कर रहा हूँ और मुझे चेन ऑफ ग्रोसरी स्टोर ओपन करनी है, बराबर, तो वो एक बिजनेस हो गया, मैं उसको स्टार्टअप नहीं पकड़ता हूँ। लेकिन आप कुछ इनोवेशन उसमें कर रहे हो, आप कुछ एक अलग ही आइडिया लाते हो कि ये मेरा आइडिया है जिसमें से मैं बिजनेस डेवलप करूंगा, तो स्टार्टअप विद अ बिजनेस हुआ। तो आप बिजनेस बिजनेस करते हो तो मेरे हिसाब से आपको बूटस्ट्रैप ही रहना चाहिए और वहां से ही आपको बढ़ाना चाहिए। फिर वो बिजनेस करते करते आप कहाँ पे भी उसको कोई भी स्केल पर लेके जा सकते हो। आपको एक्सटर्नल इन्वेस्टर की जरूरत 99% नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी जब स्टार्टअप्स हो जहाँ पे आप कोई आइडिया पे काम करते हो, कुछ उसको डेवलप करते हो, तो उसको आगे लेके जाने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, जहाँ पे आपको इन्वेस्टर के पास जाना चाहिए। सो एक कोई मैसेज खासतौर से जो टीयर 2 एंड रूरल वाले या सबके लिए, क्योंकि वो सबके लिए ज़रूरी है, जो ये बूटस्ट्रैपिंग वाले लोग हैं उनसे कुछ सीख लेनी चाहिए ये सारे फाउंडर्स को। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा रोल मॉडल जो इंडिया में बूटस्ट्रैपिंग के हैं वो नितिन कामत जी हैं, तो क्या ऐसे लोगों से कुछ सीख लेनी चाहिए? मैं बोलूँगा 101%। इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ नितिन कामत। आप एक चीज समझिए कि आपका इंटेंशन क्या है। देखिए अगेन वही चीज है, आपकी सोच की चीज है। मुझे अगर बिजनेस बनाना है तो मुझे किसी और के पैसों से बनाना है, मुझे खुद के पैसों से और खुद के बलबूते पे बनाना है। अगर मुझे मालूम है कि ये बिजनेस मैं बना सकता हूं और मुझे किसी और की जरूरत नहीं है, तो वहां पे आप बूटस्ट्रैप बनोगे। तो एवरी फाउंडर शुड थिंक, एवरी स्टार्टअप फाउंडर उनको सोचना चाहिए कि मेरे में कैपेबिलिटी है या नहीं है। अगर मेरे में कैपेबिलिटी है कि मैं अगर इसको 0 से 10, 10 से 100 तक लेके जा सकता हूँ और मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है, तो प्लीज़ गो अहेड। आपको उसको 100 तक खुद के बल पे लेके जाना है। जो नितिन कामत का भी आप देखोगे तो उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई की। ऐसा नहीं था कि वहाँ पे कैपिटल मार्केट नहीं था या ब्रोकिंग फर्म्स नहीं थी, लेकिन उन्होंने उसमें से एक आइडिया निकाला और वो आइडिया पे उन्होंने काम करके उसको एक स्केल पे लेके गए। लेकिन वो स्केल उन्होंने अपने खुद के बेसिस पे किया, उन्होंने किसी और के पास जाके पैसे नहीं लिए थे। जबकि आपको एक चीज ऐसी भी होती है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको मालूम है कि ये बिजनेस है, लेकिन उसको आगे लेके जाने में
मेरे पास सब है, विजन है, पैशन है, सब है, लेकिन मेरे पास कैपिटल की कमी है। मेरा बिजनेस मांगेगा पैसा, लेकिन वो पैसा मेरे पास नहीं है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू गो आउट एंड टेक इन्वेस्टर्स सपोर्ट। पर मैं स्ट्रांगली मानता हूं कि जब तक हो सकते, जहां तक हो सके, तहां तक आपको अपना बिजनेस खुद के बेसिस पे बढ़ाना चाहिए। मैं एक इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से नहीं बोलता हूं, क्योंकि इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से मैं बोलूंगा तो मैं मानूंगा कि भाई जितना जल्दी आप पैसा लो, क्योंकि वो वैल्यूएशन कम होगा, और मेरे तो लिए मैं ज़्यादा इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से देखूंगा तो मेरे लिए उसका मल्टीपल ज्यादा मिलेगा, मेरा रिटर्न ज्यादा हो जाएगा। लेकिन वही चीज मैं अगर फाउंडर पर्सपेक्टिव से देखता हूं तो मैं वो बोलूंगा कि आप सोचो कि आप बिजनेस को 0 से 10 लेके जाते हो, तो 0 के टाइम पे आपका जो वैल्यूएशन रहेगा वो 10 के टाइम पे वैल्यूएशन चेंज हो जाएगा, वो ज्यादा बढ़ जाएगा। 10 से 100 लेके जाओगे तो और बढ़ जाएगा। अभी एट दैट टाइम अब अगर आप इन्वेस्टर के पास से फंड लेने को जाएंगे तो आपका बिजनेस का वैल्यूएशन अपने आप ही बढ़ा हुआ है। तो वहां पे आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां पे तो प्रॉबेबली इन्वेस्टर सामने से आपको ढूंढते हुए आएगा और बोलेगा कि भाई मेरा पैसा दे लो। तो एक चीज अलग है, वो आपको माइंडसेट के हिसाब से काम करना है। ओके। फंडिंग आने से पहले जो टीम होती है वो बहुत मायने रखती है, क्योंकि वो टीम जितना कैपेबल होगा, अजाइल होगा, ट्रस्टवर्दी होगा, उसके हिसाब से फिर आगे चीज़ें मूव करती हैं। तो जब इनिशियल कोई टीम बना रहा है, ख़ास तौर से जब टीयर 2 एंड बियॉन्ड, क्योंकि बात ही हम लोग वहीं की कर रहे हैं, सो वहाँ पे वो दोनों चीज़ें कैसे बैठा एक बैलेंस कि ट्रस्ट भी हो और कैपेबल भी हो बंदा, तो उसमें किधर फोकस ज़्यादा होना चाहिए? एक काम करता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लाइव एग्जांपल। मेरी लिंक्डइन पोस्ट में भी मैंने पूरा का पूरा लिखा हुआ है कि Okay. मैंने जो सेमीकंडक्टर स्टार्टअप में डाला है माउंट 9 करके, तो उसमें एक बेसिस क्या था। पहला था फाउंडर। फाउंडर की कैपेबिलिटी क्या है, इस फाउंडर लीडर, और फाउंडर की लीडरशिप में एक अजाइल है, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है, एक कंसिडरेशन है टीम के लिए, और उसके अंदर टीम को साथ में लेके चलने का इंटेंट होना चाहिए। वैसा नहीं होना चाहिए कि मैं बॉस हूं और ये सब तो मेरे लिए काम कर रहे हैं। उसने जो सीखा, उसने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करीबन 3000 स्टूडेंट्स को सेमीकंडक्टर चिप कैसे बनाते हैं वो सिखाया हुआ है। तो उसने क्या किया, उसने बहुत से अच्छी चीज ये की, एक तो अपना जो नॉलेज था उसने शेयर करने में कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं शेयर करूंगा तो मेरा कंपटीशन हो जाएगा। फायदा उसको क्या हुआ कि उसने जिसको सिखाया वो ही बंदे आके अभी उसको बोल रहे हैं कि भाई आप जो कर रहे हैं हमें भी आपके साथ में पार्ट बनना है। तो जो जुड़ रहे हैं उसके साथ में वो ही लोग जुड़ रहे हैं कि जो उनको भी मालूम है कि नहीं, इसका कोई आगे है, विजन है। तो वो टीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और टीम जब भी मैं बोल रहा हूं तो टीम में आपकी टीम तो है, आपके जो फाउंडर्स है, जो फर्स्ट लेयर है, उनके बीच का जो एक तालमेल होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन्वेस्टर को मालूम पड़ा कि भाई एक फाउंडर बोल रहा है नॉर्थ, एक फाउंडर बोल रहा है साउथ, उनके बीच में कोई तालमेल नहीं है, तो इन्वेस्टर नहीं करेगा। लेकिन उनको मालूम है कि दोनों, तीनों, चारों जितने भी फाउंडर्स है, विजन है, एक है, पैशन है, उनके नीचे की टीम है, उनका भी पैशन उतना ही है, तो इन्वेस्टर दूसरी बार सोचेगा भी नहीं कि मुझे इसमें पैसा नहीं लगाना। तो आपके लिए एज ए फाउंडर, सोलो है तो आपका खुद का पैशन, सोलो नहीं है लेकिन फाउंडर्स है तो आपका सब फाउंडर्स का पैशन और विजन, और आपकी टीम भी साथ में काम कर रही है। तो ओवरऑल ये स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है फॉर ए सक्सेसफुल स्टार्टअप। ओके। क्या जब फंडिंग के लिए लोग जाते हैं, क्योंकि थोड़ा एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट हो गया रहता है तभी सोचते हैं मोस्टली, सो क्या इन्वेस्टर लाने से पहले एक मेंटर खोजना चाहिए ये स्टार्टअप फाउंडर्स को? और अगर आंसर हाँ है तो वो मेंटर मिलेगा कहाँ पे? क्योंकि मैं भी बाहर हूँ तो मैं बोलता हूँ कि नहीं, आई कैन बी ए मेंटर, या कोई भी जो 10 साल इंडस्ट्री में दिया है, भले कहीं पे कोई एक्सपीरियंस है या नहीं है, बोलता है कि आई कैन बी ए मेंटर टू यू। सो वो एक ट्रस्ट वर्दी मेंटर कहाँ से ढूंढे अगर ढूंढना है तो? उसका आंसर मैंने अभी थोड़ी टाइम पहले ही आपको जब भी बताया, तो मैंने आपको बताया कि जब भी आप एक आइडिया पे काम करते हैं, एक प्रोडक्ट पे काम करते हैं, एक सॉल्यूशन पे काम करते हैं, तो आप सही हो या नहीं हो उसके लिए आपको एक वैलिडेशन की ज़रूरत है। तो वैलिडेशन कौन कर सकता है? वो वैलिडेशन
इधर आप मार्केट में ट्राई करोगे तो मार्केट दे सकता है, कोई कस्टमर दे सकता है, या जिसको मालूम है वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, तो आपको वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ढूंढना है। अभी आप फिनटेक में हो और आप हेल्थ टेक वालों को अगर मेंटर बनाओगे मेंटर बना रहे हैं। तो वो रॉन्ग होगा। तो आपको फिनटेक में ही आपको फाइनेंस फील्ड का ही कोई बंदा ढूंढना पड़ेगा, उनके पास में आपको लेके जाना पड़ेगा, उनके पास से समझना पड़ेगा। और अगर वो बोलता है कि मैं आपका मेंटर बनने के लिए तैयार हूँ, आपको गाइडेंस देने के लिए तैयार हूँ, then you should go and adopt them as a mentor। लेकिन मेंटर ऐसे होने चाहिए जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो। अभी मैं जाके बोल दूंगा कि भाई मैं आपको बिजनेस समझाऊंगा, जब भी मुझे बिजनेस नहीं मालूम है तो मैं जस्टिस नहीं करूंगा एज ए मेंटर। तो वो आपको ऐसे ही ढूंढना है, और मेंटर ढूंढना और मेंटर होना बहुत ज़रूरी है। तो पर्सनली आई स्ट्रांगली फील कि कोई भी स्टार्टअप फाउंडर में अगर ज़रूरी है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अर्ली स्टेज के लिए, जहाँ पे आप आइडिया को डेवलप कर रहे हो, आप उसको वैलिडेशन कर रहे हो, आप MVP बना रहे हो, प्रोटोटाइप बना रहे हो, आप उसको कैसे स्केल अप करना है, वो सब चीज़ आपको जो समझनी है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको मेंटरशिप की बहुत ज़रूरी है, आपको गाइडेंस की बहुत ज़रूरी है। ओके, सो अगर आप देखें तो जो कॉर्पोरेट में लोग हैं, Tier 1 वाले तो ठीक है कि वो कॉलेज से निकलते ही स्टार्टअप करने का या बनाने का सोचने लगे हैं। अभी जो Tier 2 वाली जनता है वो एक बार सोचती है कि नहीं 2-4 साल नौकरी कर लो, फिर सीख लो, फिर करो। सो वो डिसीजन लेने में फिर कई बार क्या होता है, लेट हो जाता है। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, किसी कंपनी के CEO थे। सो उनका यही था कि हम सबको पहले से यही बताया गया है कि हमें पहले कॉर्पोरेट में जाना चाहिए, वहाँ के तौर तरीके सीखने चाहिए और उसके बाद आके अपना करना चाहिए। बट होता क्या है कि वो 5 साल के बाद वो आदत लग जाती है, वो कॉर्पोरेट वाली आदत लग जाती है। महीने में फिक्स सैलरी आ रहा है, धीरे धीरे आप हैबिचुअल हो जाते हो, तो फिर आप इधर आ नहीं पाते हो। अब मेरा खुद का एग्जांपल ले लीजिए, 20 साल तक जॉब किया था। Yes. क्या था वो, कंफर्ट जोन था कि भाई महीने के आखिर में आपको सैलरी आ गई, बहुत अच्छा हो गया, चलो कंफर्ट लाइफ हो गई। अगर उसमें से बाहर निकलना है तो आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। बहुत टाइम क्या हो जाता है, अगर मैं फाउंडर्स की बात करता हूँ तो आपके दिमाग में एक आइडिया है, आपको मालूम है कि ये बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन आप वो उसको आगे बढ़ाने का हिम्मत नहीं लेते हैं। तो जब तक आप उसका को बाहर स्टेप नहीं लेंगे तो आइडिया आपका कन्वर्ट नहीं होगा। तब तक में क्या होगा, आपको जब भी लगेगा कि नहीं अभी तो मुझे करना ही करना है, तब तक में किसी और ने वो आइडिया पे काम कर पिक लिया कर है, लिया और काम कर लिया। तो क्या हो जाती है, वो आपकी मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो जाती है। तो आप जब भी कोई आइडिया आता है तो आपको उसके ऊपर पहले वेल थॉट थ्रू करना चाहिए, उसके ऊपर रिसर्च करना चाहिए, उसके ऊपर आपका खुद का कन्विक्शन होना चाहिए। आप किसी और के साथ में काम करते हो, उसका कन्विक्शन होना चाहिए, कन्विक्शन को फिर वैलिडेट करवा लो। मैंने जो वो मेंटरशिप Yes. वो अगर वैलिडेशन भी आपको मिल जाता है, गाइडेंस भी मिल जाता है, देन यू शुड स्टार्ट वर्किंग। नाउ मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप जॉब कर रहे हो और जॉब करते करते आपको कोई आइडिया आया, एंड बहुत सारे फाउंडर्स के साथ में मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे वो आज के दिन में भी जॉब कर रहे हैं, लेकिन जॉब के साथ में वो अपने आइडिया पे काम कर रहे हैं। Okay. उनका बहुत सिंपल है, वो बोलते हैं कि देखो आज के दिन में मुझे कोई पैसा तो ऐसे नहीं देने वाला, तो अगर मेरे आइडिया को मुझे बनाना है, आगे डेवलप करना है, तो मेरे को खुद को ही फाइनेंस करना पड़ेगा, बूटस्ट्रैप करना है। तो बूटस्ट्रैप मैं कैसे करूँगा, तो मैं जॉब कर रहा हूँ, जॉब में से जो पैसा आता है उसमें से सेव करके मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। एक पॉइंट ऑफ टाइम तक मैं लेके जाऊँगा, फिर मुझे मालूम पड़ा कि हाँ अब भी टाइम है कि अभी मुझे जॉब छोड़ के फुल टाइम इसमें जाना है, तभी मैं उसमें चला जाऊँगा। पर ये हिम्मत लेनी पड़ेगी, ये स्टेप लेना पड़ेगा। ये जब तक स्टेप नहीं लिया जाएगा तब तक ये आपका जो भी आइडिया है, जो भी है, आपका एक विजन है या आपका एक पैशन के मुझे भी कुछ करके दिखाना है, वो सिर्फ अंदर रह जाएगा, वो बाहर नहीं आएगा। आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, निकलना ही पड़ेगा। तभी आपको मालूम पड़ेगा कि सिर्फ जॉब के बियॉन्ड क्या है। आप एंटरप्रेन्योरशिप देखेंगे तो एंटरप्रेन्योरशिप का मंत्र ही ये है कि आप अगर कंफर्ट जोन से बाहर आके करोगे तो सक्सेस है। कंफर्ट जोन के अंदर रह के कि कुछ ना कुछ करने की कोशिश करोगे तो वो आपको जो एक्सपोनेंशियल सक्सेस है वो नहीं मिलती। ओके, सो सबसे बड़ा जो हिंड्रेंस होता है अगर देखा जाए तो एक होता है कि नहीं आइडिया तो है, पैशन भी है,
बट पैसा और दूसरा जो मेंटर वाला है कि मेंटर अनटिल अनलेस आपने कुछ सिग्निफिकेंट कर लिया है या कुछ दिख रहा है तब तक लोग जुड़ना नहीं चाहते। वो हर जगह का है, वो इंडिया का नहीं है, हर जगह का है कि अनटिल अनलेस यू बिकम ए हीरो नो वन इज देयर टू सेलिब्रेट विथ यू और बी पार्ट ऑफ दैट हसल। सो उस टाइम पे कैसे आगे बढ़ाया जाए चीज़ों को? देखिए, दोनों चीज़ का आंसर मैं पहले भी दे चुका हूँ। एक है पैसा। नाउ कोई भी बंदा अनलेस इन्वेस्टर बोले तो कोई भी बंदा डे वन से तो पैसा नहीं लगाएगा, वो भी समझने की कोशिश करेगा कि आप जो कर रहे हो उसका मार्केट वैलिडेशन है या नहीं है, उसमें पोटेंशियल है या नहीं है। अगर पोटेंशियल नहीं है तो वो सामने से ही बोल देगा कि भाई आप बंद कर दो, आप इसके ऊपर मेहनत करो ही नहीं, क्योंकि इसको आगे नहीं बढ़ा सकते हो। आप समझिए कि जब भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट भी करता है, चलो पैसा लगा भी दिया, उसको पहले 6 महीने या 1 साल के परफॉर्मेंस से मालूम पड़ेगा कि भाई ये स्टार्टअप आगे चलने वाला है या नहीं चलने वाला। मुझे मालूम पड़ जाता है कि ये स्टार्टअप चलेगा तो मुझे पैसे मिलेंगे, नहीं चलने वाला है तो मैं राइट ऑफ ही कर देता हूं। लेकिन जब भी आप किसी और के पास स्टार्टिंग में ही जाते हैं और वो बंदा आपको बताता है कि भाई आपको मुझे यहाँ पे पोटेंशियल लगता है तो आप आगे बढ़ो, तो आपको बढ़ना चाहिए। लेकिन फिर वहां पे आपको लगेगा कि मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं या मैंने खुद के पैसे तो लगा लिया लेकिन अभी स्ट्रगल नहीं है, तो आपको वो एक क्रिटिकल डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हो उसका। किसी और को को फाउंडर करो, किसी और के बिजनेस के साथ में इंटीग्रेट करो, ऑप्शन बहुत है। लेकिन दोनों देखिए मेंटरशिप तो कोई भी देने के लिए तैयार होता है। मेंटरशिप आज के दिन में मैं ऐसा नहीं समझता हूं कि इंडिया में आप किसी के पास में जाओगे वो बोलेगा भाई मैं आपको मेंटरशिप नहीं करूंगा, आपको गाइडेंस नहीं करूंगा। आई थिंक सो पीपल अंडरस्टैंड। आज की स्टार्टअप इकोसिस्टम ऐसी है कि जहाँ पे बंदे बोलते हैं कि हाँ मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, शायद मैं पैसा नहीं लगाऊंगा लेकिन मेरा नॉलेज जो है उसके बेसिस पे आपको जो भी हेल्प हो सकता है मैं कर सकता हूँ। दूसरा होता है वो बोलता है कि मैं पैसा लगा सकता हूँ लेकिन मैं आपको हेल्प नहीं कर सकता। तो आप एक बंदे ऐसे ढूंढने हैं, इन्वेस्टर ढूंढने हैं जो पैसे लगाएंगे, दूसरे ढूंढने हैं जो आपको गाइडेंस देंगे, आपको बाकी सब चीज़ में हेल्प करेंगे। लेकिन दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है। ओके, आपको क्या लगता है कि भारत में इस एक रूरल इनोवेशन फंड होना चाहिए? जो अपना कन्वर्सेशन पहले हो रहा था कि अभी जो है कि शहरों के फाउंडर्स आ रहे हैं, शहर से पैसे लग रहे हैं, शहर के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है। जो बातें हो रही कि नहीं डिलीवरी या लाइफस्टाइल वाले जो भी ऐप्स आ रहे हैं, सो जो मास अभी भी है अगर देखा जाए तो 80% से ज़्यादा आबादी अभी भी रूरल में है। सो क्या वहाँ के डेडिकेटेड फंड कोई ऐसा होना चाहिए जो रूरल के आइडियाज पे, रूरल के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है और उसके लिए फंडिंग का कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को या इन्वेस्टर कम्युनिटी को, पूरे इकोसिस्टम को? गवर्नमेंट ने ऑलरेडी उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ है। देखिए आप स्टार्टअप इंडिया जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है वो कोई टीयर 1 टीयर 2 को नज़र में रख के नहीं बनाया हुआ है, वो पूरे के पूरे इंडिया को लेके बनाया हुआ है। ओके, विद इन दैट गवर्नमेंट ने बहुत सारा बोला है कि भाई एग्रीकल्चर में आप कुछ कर रहे हो तो एग्रीटेक के लिए आपको ग्रांट मिलती है, आप कुछ और कर रहे हो तो उसके लिए ग्रांट मिलती है। आप अगर इंश्योरेंस, अभी आप समझिए कि इंश्योरेंस आज के दिन में टीयर 1 टीयर 2 में इंश्योरेंस समझते हैं, बाकी आप अगर रूरल में जाओगे तो कोई इंश्योरेंस नहीं समझना। यस, लेकिन इसकी ज़रूरत बहुत है। तो ये आप कुछ ऐसा आइडिया करते हैं तो गवर्नमेंट का सपोर्ट है। आज के दिन में भी गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स बनाई हुई, आपको समझना पड़ेगा कि आपके लिए वो स्कीम कौन सी रिलेवेंट है और उसका बेनिफिट आपको एज ए फाउंडर लेना है। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव पे मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन वहां पे आता है कि आप जब भी कुछ करना चाहते हो तो आपको वो एरिया समझना पड़ेगा। आप रूरल के लिए बात कर रहे हो तो रूरल में आप ऐसा क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हो और उसके लिए क्या सॉल्यूशन बना रहे हो, वो आपको देखना है। आप अगर फार्मर को हेल्प करना चाहते हो, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक फाउंडर है हुबली से, ओके, तो उन्होंने एक सॉल्यूशन बनाया। ऑब्वियसली उनका प्रोडक्ट जो बना रहा है, मैं प्रोडक्ट भी नहीं बोलूँगा, जो फार्मर के साथ में वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवा रहा है, उनका जो प्रोड्यूस है वो लोग जाके लेके जाके सिटी में बेचते हैं, होटल्स के साथ में बेचते हैं, और ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। उन्होंने सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पे 3 प्रोडक्ट पे फोकस किया। उन्होंने बोला मुझे ये 3 ही प्रोडक्ट पे फोकस करना है और 3 प्रोडक्ट में मैं फार्मर को भी उनका बेनिफिट देखता हूँ और मैं मेरा बेनिफिट देखता हूँ। ओके, तो आप चीज़ जो बना रहे हैं वो अगर उनके बेनिफिट के लिए है तो वहाँ पे गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है।
मेरे लिए ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने कोई भी फंड नहीं बनाया हुआ है, फंड है। इनफैक्ट ये टाइम में बजट में भी डिक्लेयर किया हुआ है कि गवर्नमेंट ने एडिशनल फंड लगाए हुए हैं, आपको उसका बेनिफिट लेना है। ओके, सो बेसिकली है, बट क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा उसको पॉपुलराइज किया जाना चाहिए, मास लेवल पे कैंपेन किए जाने चाहिए, थोड़े से लोगों को इनकरेजमेंट दिया जाना चाहिए थोड़ा सा? एनकरेजमेंट बहुत आता है। क्योंकि मैं इसके लिए पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे स्कीम्स चलते हैं गवर्नमेंट की, या बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट क्योंकि उसको उतना ब्रेक करके नहीं बताया जाता है, तो होता क्या है कि वो पेपर पे तो रह जाता है, बट वो क्योंकि पता ही नहीं है लोगों को कि है क्या, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसेज में तो लोग वैसे भी जाने से डरते हैं कि वो फाइल इधर से उधर ही रह जाती है, और थोड़ा सा है वो सिस्टम वैसा है। तो क्या उसको थोड़ा सा और ब्रेक करके और इजी वे में थोड़ा सा प्रमोट किया जाना चाहिए, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे? गवर्नमेंट ने बहुत एक अच्छा सा सॉल्यूशन निकाला है उसका, विच इज़ कॉल्ड इंक्यूबेशन। ओके, ये इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ पे होते हैं? यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, एजुकेशन में, एकेडेमिया में होते हैं। ओके, आप अगर कोई भी यूनिवर्सिटी में आज के दिन में जनरली टीयर 1 टीयर 2 में तो बहुत प्रोमिनेंट है कि वो इंक्यूबेशन सेंटर बनाते हैं, जहाँ पे उनका काम क्या है कि ऐसे जो स्टार्टअप्स है, स्टार्टअप फाउंडर्स है, उनको सपोर्ट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर दो, क्योंकि उनका बैक हैंड में उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट है। तो गवर्नमेंट खुद तो हर एक जगह पे हर एक फाउंडर के पास नहीं जा सकेगी। गवर्नमेंट ने ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया कि हम इंक्यूबेशन सेंटर आप बनाओ, आप वहाँ पे फाउंडर्स को सपोर्ट करो, उनको जो पैसा देना है उसके लिए हम आपको सपोर्ट करेंगे ग्रांट्स के थ्रू। ओके, तो आप, मैं आज समझिए कि 140 मिलियन में 20 मिलियन या 25 मिलियन ऐसे है कि जिनको ये फाउंडर है, अभी उनको करना है। मैं एज ए गवर्नमेंट में 25 मिलियन को एक साथ में तो अप्रोच नहीं कर सकूंगी। मैं, मेरी सब स्कीम्स है, उनका डिक्लेरेशन होता है, आप सब जगह पे देखते हैं, न्यूज़पेपर में सब जगह पे आता है, लेकिन उनको अगर मुझे बेनिफिट देना है तो मैं कैसे दे सकता हूँ? तो मैं बोल रहा हूँ, इंस्टीट्यूशंस को बोलता हूँ, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बोलता हूँ कि आप इंक्यूबेशन सेंटर क्रिएट करो, जहाँ पे आप ये स्टार्टअप फाउंडर्स को हेल्प करो, आप उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दो, गाइडेंस दो, सब चीज़ दो, जहाँ से वो अपने आइडिया को एक आगे तक लेके जा सके। हाँ, वहाँ पे उनको पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट की ग्रांट अवेलेबल है, आप उनको हेल्प करो गवर्नमेंट की ग्रांट लेने में। तो ये गवर्नमेंट ऑलरेडी कर रही है। ओके, आपने बहुत सारे स्टार्टअप्स की जर्नी देखी है आपके करियर में, सो उसमें से कोई ऐसा स्टार्टअप जो कि लगा हो कि नहीं ठीक है 50-50 है, बट वो बाद में जाकर के थोड़ा सरप्राइजिंग रहा हो, सक्सेसफुल बना हो? हाँ, देखिए बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जहाँ पे आपको लगेगा कि डाउटफुल है, और मैं नॉर्मली मेरे स्टार्टअप्स को ग्रीन, येलो या रेड में डिफाइन कर देता हूँ। तो वहाँ पे जो येलो जो मेरे होते हैं वो मेरे को 50-50 लगता है, क्योंकि वो चल रहे हैं, लेकिन उसकी ग्रोथ कहाँ पे होगी, कहाँ पे आगे बढ़ सकेंगे, वो थोड़ा क्वेश्चन है। पर मैंने बहुत सारी जगह पे देखा है, जैसे कि मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। मैंने 2019 में एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया था। ओके, वो टाइम था वो आधार, तो आधार का ज़माना था, तो उसने एक आधार का सॉल्यूशन बनाया था। अभी 1 साल के बाद में गवर्नमेंट के रेगुलेशन में चेंज आया, आधार के रेगुलेशन में चेंज आया, तो उसके बिजनेस पे इम्पैक्ट हो रहा था। तो हमारे लिए वो क्वेश्चन था, वो वापस आया हमारे पास, और उसने सब इन्वेस्टर को बोला कि देखिए अभी ये तो नहीं चलने वाला है, लेकिन मैंने कोई और आइडिया सोच के रखा है, और यहाँ पे मुझे लगता है कि हम लोग अच्छा सा बिजनेस बना सकते हैं। सब लोग ने, इन्वेस्टर्स ने देखा और सब लोग को कन्विक्शन आया, क्योंकि कन्विक्शन क्या होता है, सिर्फ आइडिया पे नहीं होता है। देखिए मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, फाउंडर ने देखा कि यहाँ पे नहीं होगा लेकिन इसका ऑल्टरनेटिव है, तो उसने क्या किया, वो आइडिया इन्वेस्टर के पास ले गया ट्रांसपेरेंट वे में, ये नहीं हो सकता है लेकिन ये हो सकता है, तो मैं ये करूं, तो उसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। इन्वेस्टर्स ने उसको सपोर्ट किया, उसने वहां से लेके बिजनेस को बढ़ाया। एट वन स्टेज उसने जाके सब इन्वेस्टर को बोला कि भाई अभी ये टाइम है, आपको आगे की जर्नी, अभी मैं और एक चेंज कर रहा हूं, आपको मेरे साथ में रहना तो आप मेरे साथ में रह सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि बस अभी यहाँ से मुझे बाहर निकलना है तो मैं आपके शेयर्स ले सकता हूँ, और हमें अच्छा सा रिटर्न दिया उसने। ओके, तो एक समझिए कि एक जर्नी जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि बस अभी तो ये खत्म हो गया, वहां से फाउंडर उसको आगे लेके जा रहा है।
तो आई हैव सीन मल्टीपल एग्जांपल्स होते हैं, मैंने देखे हैं ऐसे बहुत सारे एग्जांपल जहां पे फाउंडर ने अपनी कैपेबिलिटी से बिजनेस को एक आगे फिर से रीस्टार्ट किया। ओके, आपका कोई एक मैसेज खासतौर से रूरल फाउंडर्स के लिए या टियर 2 वाले फाउंडर्स के लिए जो एस्पायरिंग हैं, कुछ करना चाहते हैं बट कहीं पे तो स्टक हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? एक ही चीज़ है, दिमाग और माइंडसेट चेंज कर दीजिए। अगर आपको बिजनेस करना है, अगर आपको स्टार्टअप बनना है, अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, तो आप एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचिए, एक बिजनेस की तरह सोचिए, एक स्टार्टअप फाउंडर की तरह सोचिए। सोचो कि मुझे किसी और को फॉलो नहीं करना है, सोचो कि मुझे मेरा खुद का रास्ता बनाना है। तो आपके आगे तो बहुत सारे 100 लोग रहेंगे, आप अगर किसी का एक सक्सेसफुल मॉडल लेके अगर उसको ही बनाने की कोशिश करोगे तो वो नहीं चलेगा। आपको एक अपना पाथ बनाना है, लेकिन उसके लिए आपको एक एंटरप्रेन्योर के तरीके से सोचना है। तो वो माइंडसेट, और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। आप अगर आपको लगता है कि मैं इंग्लिश में बात नहीं कर सकता हूँ, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में बात करना ही ज़रूरी है। आपका आइडिया स्ट्रांग है, आपका विजन स्ट्रांग है, तो इन्वेस्टर आपके सामने ये नहीं सोचेगा कि ये इसको इंग्लिश बोलने को नहीं आता। वो सोचेगा कि भाई इसमें कैपेबिलिटी है, तो मैं इसके ऊपर क्यों सपोर्ट नहीं करूं, इसमें मैं क्यों पैसा अपना नहीं लगाऊं, इसके आइडिया में क्यों नहीं लगाऊं। तो बस यही है, माइंडसेट चेंज कीजिए, एंटरप्रेन्योर की तरफ सोचिए, और सोचिए कि आप इंडिया के ग्रोथ में कितना और क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। बस ये अगर हो गया तो जर्नी आपकी आगे सपोर्ट करेगी। ओके, वन फाइनल क्वेश्चन, कोई 1 या 2 या 3 बुक्स जो कि हर स्टार्टअप फाउंडर को स्टार्ट करने से पहले पढ़ लेनी चाहिए? क्योंकि मैंने देखा है, क्योंकि मैंने भी स्टार्टअप्स में काम किया, मैं देखता हूँ रिकमेंड करते लोग, मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ, वो बुक पढ़ रहा हूँ, बट वो स्टार्ट करने के बाद, बट मुझे ऐसे कुछ बुक्स मैंने पढ़े तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे भी बुक्स हों जो कि पहले आदमी पढ़ के स्टार्ट करे तो शायद वो टीम बिल्डिंग, थॉट प्रोसेस थोड़े अच्छे हो सकते हैं, फिर स्टार्ट करें। बुक्स तो बहुत सारी है, आई थिंक सो। सब लोग बोलते हैं 0 to 1 एंड एवरीथिंग। मैं अभी बीच में, और मेरी वो बुक मैं पढ़ रहा हूँ, एक बुक है कॉल रीथिंक। ओके, तो वहाँ पे आप समझिए कि ये स्टार्टअप फाउंडर या ये एक अनकन्वेंशनल थिंकिंग पे है। वहाँ पे उन्होंने जो बताया, एक एक चैप्टर है, एक चैप्टर शायद 2 पेज का है, लेकिन हर एक के चैप्टर के अंदर उनकी जो थॉट प्रोसेस आ रही है वो मुझे इतनी हिट कर रही है कि मेरे को लगता है कि ये बुक जो अगर कोई पढ़ेगा तो उनको मालूम पड़ेगा कि आप जो कन्वेंशनल नॉर्मल वे पे जो बिजनेस चलाते हैं उससे बाहर आओ, कुछ अनकन्वेंशनल सोचो। जब भी अनकन्वेंशनल सोचोगे तभी आपको आइडिया आएगा, और वो जो आइडिया आएगा वो आपको एक अलग स्केल पे लेके जाएगा। तो मेरे लिए तो आज के दिन में मैं जो पढ़ रहा हूँ वो बुक है रीथिंक। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। आपने टाइम दिया, डिटेल में बातें करी, बहुत सारे इंसाइटफुल पॉइंटर्स बताए हैं। होप कि लोग फॉलो करेंगे और चीज़ें थोड़ी बेहतर होंगी, खासतौर से टियर 2 एंड बियॉन्ड में। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच सर्वेश, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस शो। इट वॉज प्लेजर सर।